हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर पे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का जो लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। पहले मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ किस किस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है क्लास 11th के अंदर टोटल 10 यूनिट है और 10 में से जो 8th यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। आजकल तो एचएसएससी की एग्ज़ाम भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी इसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है फिजिक्स पोर्शन की। एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, नेवी एयरफोर्स के अंदर, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत रहती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स जो है थर्मो प्लस डायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। डायनेमिक्स तो डी स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही है। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, मोशन। किसका मोशन मीन्स यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, हीट की ट्रांसफर की, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे, सीपी क्या होता है, सीवी क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, वो कहाँ से आएगा, जो स्लोप है, स्लोप के बारे में हम पढ़ेंगे, जो डीपी बाई में डीवी है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, इसमें रिजल्ट जो है क्या आएगा आपके पास माइनस पी बाई वी। और इन केस ऑफ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में अगर मैं बात करूं तो एडियाबैटिक में आता है माइनस गामा पी बाई वी। तो ये रिजल्ट कहाँ से आते हैं, बिल्कुल इजी से मेथड से हम इनको करेंगे सभी को। ओके, उसके बाद हम वर्क डन करेंगे। वर्क डन जो है एडियाबैटिक के केस में क्या है, आइसोथर्मल में क्या है, तो इनके बारे में हम जानेंगे आज के ही लेक्चर में। ठीक है, फिर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशन उन सभी के बारे में। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड लॉ, और फिर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो है डी स्टूडेंट्स हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन में हम क्या पढ़ते हैं, आपके पास जो नीटा जो एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस Q2 बाई Q1, और वो होता है 1 माइनस T2 बाई T1। इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बीटा के बारे में बात करेंगे। बीटा आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो कैसे काम करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके, आफ्टर दैट कार्नोट साइकिल जो है उसके बारे में जानेंगे। पीवी जो डायग्राम है, पीवी इंडिकेटर जो डायग्राम है पीवी, इस केस में जो ग्राफ बनते हैं वो किस टाइप से होते हैं, कैसे हम उस ग्राफ के बारे में बताते हैं, कैसे पता लगता है। दिस ग्राफ इज फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, पॉलीएटॉमिक, डाई, मोनो, मीन्स ये तीनों किसके लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक और कंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास आइसोवॉल्यूमिक या आइसोकोरिक इस टाइप से होता है डियर स्टूडेंट। इन केस ऑफ एक्सपेंशन, हम सिंपली एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ कंप्रेशन जस्ट इसका रिवर्स। ठीक है, कंप्रेशन में जस्ट इसका रिवर्स होगा। रिवर्स मीन्स एडियाबैटिक का जो वर्क डन होगा अपोजिट डायरेक्शन में वो ज्यादा होगा, नेगेटिव में। ठीक है, और इस केस में क्या है, आइसोथर्मल में आपके पास क्या ज्यादा है, जस्ट इसका रिवर्स कर्व बन जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सीधे कर्व तो आइसोकोरिक के लिए है, जो आइसोथर्मल की बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, जो पॉली के लिए होगी ऊपर चली जाएगी। उन सभी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या कुछ होता है, कुछ न्यूमेरिकल इनके सोल्व करेंगे। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल उनको सोल्व कैसे किया जाता है, T2 T1 जो होता है केल्विन में ही लेते हैं। सीपी सीवी से क्यों ज्यादा होता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगेगा और एंड तक जरूर देखना।
देखिए शाबाश, हम बात करते हैं फिर आज के लेक्चर की, समझते हैं इसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम जो है किस टाइप से होता है, कितने टाइप की वाल्व जो इसके अंदर यूज की जाती है, सिस्टम सराउंडिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल क्या है, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ साथ साथ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम थर्मल इक्विलिब्रियम जो वॉल है, कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग जो दो वॉल है हमारे पास, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, कंडक्टिंग वॉल, साथ साथ अच्छा रहेगा डियर स्टूडेंट कि आप कॉपी पेन के अंदर इनको नोट करें। कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, क्लास 12th की सीरीज साथ साथ स्टार्ट कर रखिए, उसको भी जरूर देखिए आप, जो आपके पास ये क्लास 11th के लिए हमने स्टार्ट किया है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले कि हम काफी 7th मिनट तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 3 हम बात करेंगे, ये सब समझने के बाद कि 0th लॉ क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसेस, जो भी हमारे पास प्रोसेस है कंप्लीट, उन सभी के बारे में। नंबर 4 हम वर्क डन करेंगे, लेकिन वर्क डन से पहले हम स्लोप के बारे में जानेंगे कि स्लोप किस टाइप से होता है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ऑपरेशन जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी नहीं इसके अंदर रहेगा, बिल्कुल कंप्लीट हम चैप्टर करेंगे। आइए से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि इसका नाम से ही आप सभी को पता चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करना चाहता है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। कब तक ट्रांसफर होता है, हाई टू लो ट्रांसफर होता है, कब तक होता है, वो तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, फर्स्ट लॉ फेल भी यही हुआ था। फर्स्ट लॉ की अगर लिमिटेशन बोले तो फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कितना चेंज होगा, हाउ मच एक्सटेंट ऑफ चेंज। ओके, क्या जो बॉडी है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भी मूवमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, इन सभी के बारे में विद न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए शाबाश, ट्रांसफर ऑफ हीट हमने बात की कि ट्रांसफर मीन्स मोशन ऑफ हीट, हीट का मोशन होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या वन बॉडी टू अनदर, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, वी कैन से। थर्मोडायनेमिक्स तो ये होगी हमारे पास डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं दो टाइप की वॉल हम यूज करते हैं, किस टाइप से यूज करते हैं वो देखिए। यहां मैंने दो सिस्टम मेंशन किए, सिस्टम 1, दिस इज आवर सिस्टम बी, ए बी। अब ए और बी जो दो सिस्टम, इनके बीच में जो वॉल है, इस वॉल का पूरा लॉजिक होता है। अगर ये वॉल डियर स्टूडेंट है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मीन्स दैट इज नॉन कंडक्टिंग, वी कैन से नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको इंसुलेटिंग वॉल बोल सकते हैं। इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग वॉल में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो इसका टेम्परेचर है T1, इसका जो टेम्परेचर T2, दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, इक्वल नहीं होंगे, T1 नॉट इक्वल टू T2। यहां ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हीट कैन नॉट एक्सचेंज फ्रॉम दिस कंडीशन, हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं जो वॉल है, अगर ये हमारे पास हो जाए कंडक्टिंग, उस केस में क्या होगा, ये केस ए था, अब मैं केस बी की बात कर रहा हूं, ये कोई बी केस है, वही दो सिस्टम लिए हैं ए बी। नाउ द वॉल बिटवीन द ए एंड बी सिस्टम इज नाउ कंडक्टिंग, नाउ वी रिप्लेस दिस वॉल बाय कंडक्टिंग वॉल, नाउ दिस वॉल इज कंडक्टिंग। इन केस ऑफ कंडक्टिंग वॉल व्हाट विल हैपन, कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल में क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहां से हीट का ट्रांसफर होगा, कहां से कहां, फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर।
हीट ट्रांसफर, हीट कैन एक्सचेंज इन दिस कंडीशन, हीट एक्सचेंज करेगी कब तक करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, T1 becomes equal to T2. After that this exchange will stop. ओके, ये जो एक्सचेंज है हीट का तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। समझ रहे हैं आप सभी? इसको सिंपल आप एग्जांपल से इस टाइप से भी कर सकते हैं ना, जब तक मान लिया हमारे पास कोई 2 फ्लास्क, 2 बीकर हैं, 2 बाल्टी हैं, वहां उनके अंदर वाटर प्रेजेंट है सपोज, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जहां जिसका ज्यादा वाटर है उसमें से कम के अंदर मूवमेंट होती है इसके द्वारा सपोज, ठीक है, इसको वाटर करंट भी बोलते हैं। कब तक, जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। अगर ये हम रखेंगे नहीं, अपने आप एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो इसी टाइप से T1 नॉट इक्वल टू T2 इन केस ऑफ इफ वी separate these two systems by an adiabatic wall. If the adiabatic wall is replaced by a conducting wall, then in that case heat exchange may take place, and up to which when the temperature of both the system becomes equal. Okay, I think you are getting what I am saying. Now we will discuss about zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics state that the two systems are connected with a third system. Okay, now in that case two systems are not in direct contact with each other but in contact with the third system. Then what will happen? Okay, let's see. If these two systems are joined with an adiabatic wall and the third system, ये हमने डियर स्टूडेंट्स एक थर्ड सिस्टम लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड सिस्टम C, उसको क्या किया हमने, एक वॉल यहाँ पे अटैच की और ये है हमारे पास कंडक्टिंग वॉल। अब तक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि क्या होने वाला है कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल है तो क्या होगा बताओ शाबाश, ये T1 है, ये T2 है, ये सपोज कोई भी टेम्परेचर, इन दोनों के अंदर एक्सचेंज कब तक होगा हीट का, कंडक्टिंग वॉल है तो हीट का एक्सचेंज होगा कब तक होगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। टेम्परेचर इक्वल सपोज T। अब ये दोनों भी तो क्या है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मींस कंडक्टिंग वॉल कब तक इनका टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। अब देखो यहाँ हीट का एक्सचेंज होगा क्या, इस केस में नहीं होगा, इस केस में हुआ, इस केस में हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो वॉल है वो क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल में हीट का एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं करेगा, इन केस ऑफ कंडक्टिंग वॉल एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ तो एक्सचेंज हुआ बट इस केस में एक्सचेंज नहीं होगा। उसके बावजूद इन दोनों का जो सिस्टम का टेम्परेचर है आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इक्वल, मींस टेम्परेचर फिर भी सेम हुआ। यही जो है हमारे पास क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो हमने क्या किया, दो सिस्टम लिए, उन दोनों को क्या किया, एक एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट किया बट connected with a third system that is C and connected with both the system with a conducting wall. कंडक्टिंग वॉल से दोनों सिस्टम को क्या किया, हमने ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, जो दोनों सिस्टम A और B थे वो दोनों के दोनों थर्मली कनेक्ट हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ओके, किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ C विद अ म्यूचुअल। C इन दोनों का म्यूचुअल, जैसे कोई फ्रेंड है वो हमारा म्यूचुअल है। म्यूचुअल मीन्स जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है लेकिन थर्ड पर्सन है जिसका कनेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, समझ सकते हैं। थर्ड मीन्स कनेक्टर, उन दोनों को कनेक्ट करने वाला। जैसे हम आपस में बात करें, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपके पास लेक्चर पहुंच रहा हो, बीच में मीडियम है जो हमारे पास ऐसी हेल्प करवा रहा है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं, ये सब हमने सीख लिया, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस टाइप से एक्सचेंज होता है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जैसे कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ गैस पार्टिकल होते हैं और उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है और एवरेज मोमेंटम, ध्यान से सुनना, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज मोमेंटम क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं वो रेंडमली मूव करते हैं और जिगजैग पाथ बनाते हैं, आपस में कोलिजन होता है विद देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो थर्मल मोशन में मूवमेंट चलता रहता है उनका सिस्टम के अंदर, और जिगजैग पाथ वो शो करते हैं, उसके अंदर ऐसा पाथ बनाते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, पूरे कंटेनर के अंदर जब पार्टिकल होते हैं उसके बाद हम कितना प्रेशर वो एग्जर्ट करते हैं विद एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो 9th मिनट हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ आइडियल केसेस एंड काइनेटिक थ्योरी। उसके अंदर हम देखें कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। एवरेज स्पीड, RMS स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके लिए एक बार मैं छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट भी याद भी रखनी है।
एक होता है डियर स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल के लिए फॉर्मूला होता है अंडर द रूट 2 kBT बाय में m। kb बी द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एयर, T बी द टेम्परेचर इन केल्विन, और T kb जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है R बाई एन। R क्या है? गैस कांस्टेंट, n क्या है? एवोगैड्रो नंबर। R की वैल्यू आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट। इन केस ऑफ SI यूनिट R की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एन विद द एवोगैड्रो नंबर, केमिस्ट्री में भी आप लोग इसको यूज करते हैं। यहां से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास आएगा 1.38 इंटू 10⁻23। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है SI के अंदर। T टेम्परेचर होता है केल्विन में, M आपके पास मास। तो यहां से हम रिलेशन निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल। फिर उसके बाद आती है RMS। RMS में फॉर्मूला 3 kBT बाई m हो जाता है। ठीक है, पैरामीटर वही है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू वो चेंज हो गई। इन केस ऑफ मैं एवरेज अगर बात करूं, रूट 8 kBT बाय में पाई है। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मोस्ट प्रोबेबल 2 आए तो 2 लिख दिया, RMS 1 2 3 लिख दिया, एवरेज में आया तो 7 का बट 8 लिख दिया। एक चीज आप याद भी रख सकते हैं, अब पाई किस केस में आया? जो बड़ा जो नंबर है उसको डिवाइड किया पाई से। ठीक है, 2 3 8 पाई से उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमने किया। सिस्टम, गैस कंटेनर, उसके आउटसाइड जो भी है दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होगा नहीं होगा, वॉल कैसी है, कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, दैट मैटर्स। ओके, ये मैटर करता है कि वॉल कैसी है, इन सब के बारे में। फिर हम बात करते हैं प्रोसेसेस। प्रोसेस कितने टाइप की है? मान लिया प्रोसेस, सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल की। 1 मिनट के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर इसको शेयर करना, और उन स्टूडेंट्स के साथ तो बिल्कुल करना जो क्लास 11th के अंदर है, ताकि वो इसका हेल्प उठा सके। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो 9th यूनिट की हम करेंगे, फिर 10th। जैसे एक वीडियो अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसके बारे में डिस्कस करें, तो एक वीडियो एक चैप्टर फिनिश। तो ऐसा हमने सीरीज कंटिन्यू की हुई है, तो उसके अंदर आप अपने कमेंट, अपने सजेशन जो है वो दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रोसेसेस, कितने टाइप की प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट होती है आइसोथर्मल। आप सभी को पता है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल व्हाट विल रिमेन्स कांस्टेंट? आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज होगा ही नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल सेम। अगर ऐसा है तो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी जीरो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ध्यान से समझना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम, इंटरनल एनर्जी कम। टेम्परेचर रिमेन सेम, इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। तो ध्यान से समझना, डेल्टा यू को मैंने जीरो लिखा, डेल्टा टी को भी जीरो लिखा इन केस ऑफ आइसोथर्मल। नंबर 2, इन केस ऑफ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट का एक्सचेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। कोई हीट का एक्सचेंज इस केस में नहीं होता। मींस जो Q है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। Q हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो डेल्टा Q जीरो। नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। इन केस ऑफ थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें नाम से पता चला, बार जो होता है यूनिट होती है प्रेशर की, mm ऑफ मर्करी कॉलम भी किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है mm ऑफ मर्करी कॉलम। आप सभी के लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और वो क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लिक्विड प्रेशर। तो आप सभी को इसका जवाब देना है। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब जरूर देना है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी इसके अंदर कनेक्ट रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आइसोबैरिक में क्या रहेगा? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 4 है आइसोकोरिक।
आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक में बोल देते हैं। इस केस में क्या रहेगा, बस एक ही चीज रहेगी, आप सभी को पता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो डी स्टूडेंट डेल्टा वी जीरो, और डेल्टा वी जीरो तो मैं बता दूं वर्क डन भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, वर्क डन होता है पी डेल्टा वी पी डी वी। हम बात करेंगे वर्क डन की तब समझ जाएंगे आप। तो इस टाइप से चार की चार प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर मेंशन की। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में। आइसोथर्मल ऑपरेशन क्या होता है, आइसोथर्मल ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल ऑपरेशन सबसे पहले हम ये करते हैं आइसोथर्मल ऑपरेशन, फिर हम बात करेंगे एडियाबैटिक ऑपरेशन की, फिर इन दोनों में चेंजेस जो हैं उनको पुट आउट करेंगे, क्या क्या चेंजेस है। आइसोथर्मल ऑपरेशन क्या होता है, आइसोथर्मल ऑपरेशन में पी चेंज होगा, वी चेंज होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, इन सब के अंदर चेंज आएगा, चेंज टेक प्लेस, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, फिक्स कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं करना, वो चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट इज दैट प्रोसेस, दैट ऑपरेशन इन विच pressure, volume and heat take place changes but temperature of the system remains constant। ये constant ही रहेगा, रखना भी constant है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, कंडीशन क्या क्या इसके लिए, एसेंशियल कंडीशन, जरूरी जो कंडीशन है इसके लिए वो क्या है, एसेंशियल कंडीशन। एसेंशियल कंडीशन जो है डी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, नंबर 1 प्रोसेस मस्ट बी स्लो, प्रोसेस स्लो होना चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज हो जाए इजिली, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर 2 वॉल ऑफ द कंटेनर, आइसोथर्मल हम बात करें, वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी कंडक्टिंग, वॉल कंडक्टिंग होगी, प्रोसेस स्लो होगी, तभी ये हो सकता है। अगर वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी कंडक्टिंग, ओके, कंडक्टिंग होगी तभी आपके पास क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट एक्सचेंज। आप सभी को पता होगा कि टेम्परेचर जब फिक्स रहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, आप सभी को पता है वहां भी हीट जो होती है हीट टेक प्लेस करती है, और जो हीट होती है उसका फॉर्मूला आता है m/L। बहुत ही अच्छे से अंदर न्यूमेरिकल है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे एट केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर हीट जो होती है L बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, L का हम यूज करते हैं, वो वैल्यू गिवन भी होते हैं हमारे पास, तो किस टाइप से उसको निकालते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए मैं बता दूं, एक कैलोरी होती है, एक जूल होता है, दोनों यूनिट होती है हीट की, और दोनों में रिलेशन क्या होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल या 4.2 जूल, सिंपली वी कैन राइट। तो ये था इसके बारे में आइसोथर्मल ऑपरेशन में। यहाँ एक बहुत ही अच्छी एक इक्वेशन आती है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन हम सभी ने पढ़ी है, nRT, n बी द नंबर ऑफ मोल, r बी द कांस्टेंट, t की जरूरत थी, t को भी हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन का हम आगे यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक ऑपरेशन। तो एडियाबैटिक ऑपरेशन में क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए शाबाश, अब देखिए एडियाबैटिक ऑपरेशन, एडियाबैटिक ऑपरेशन, तो एडियाबैटिक जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आप सभी को, एडियाबैटिक ऑपरेशन। एडियाबैटिक में क्या चीज सेम रहने वाली है, डी स्टूडेंट, एडियाबैटिक मीन्स क्यू रिमेन्स सेम, मीन्स हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज किसका होगा, प्रेशर का, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये सब होगा। ठीक है, इन सभी का एक्सचेंज होगा, टेक प्लेस करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बट हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ना हीट ली जाएगी ना हीट दी जाएगी। इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, 0। अब इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस, एसेंशियल कंडीशन उसके जस्ट अपोजिट, वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी, वॉल ऑफ कंटेनर must be perfectly insulating, परफेक्टली इंसुलेटिंग होगी। इंसुलेटिंग नहीं होगी तो हीट एक्सचेंज कर जाएगी, जो इसकी अपोजिट हो जाएगा।
नंबर 2, प्रोसेस मस्ट बी सडन, प्रोसेस सडन एकदम से होगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर ऐसे 2 एसेंशियल कंडीशन थी जो आपको ध्यान रखनी। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती क्या, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी इक्वेशन होती है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा बी द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फॉर्मूला होता है इसका Cp बाई Cv। Cp क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv विद द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता है इस केस में फॉर्मूला। यहाँ से 2 और फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ये तो बिटवीन P एंड V रिलेशन है, P एंड T रिलेशन होती है, V एंड T रिलेशन होती है। तो वो रिलेशन कैसे आती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीवी गामा कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू nRT, 1 मोल की बात कर रहा हूँ, RT आप यूज करेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे। पहले मैं P की जगह यहाँ पुट कर रहा हूँ, P की जगह पुट करें तो क्या पुट करें, RT बाई V, RT बाई V। ये क्या, V की पावर गामा, ये क्या कांस्टेंट। अब यहाँ देखिए से बस R तो कांस्टेंट, इसका कोई लॉजिक नहीं, दूसरी साइड भेज देंगे कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। ये आपके पास T है, V और V की पावर गामा, ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस होगी, तो T V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये रिलेशन आ जाएगी डियर स्टूडेंट। अब देखिए बस P को हम एज इट इज रखते हैं, V की जगह पुट करेंगे, V की जगह क्या पुट करेंगे, RT बाई P। तो पुट कर दें बस RT बाई में P, बट यहाँ पर पावर है एज इट इज रहेगी गामा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। P एज इट इज P, ये P की पावर गामा नीचे ऊपर आएगी, P की पावर माइनस गामा, R की पावर चाहे गामा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, लिख देता हूँ फिर भी आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। T की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इसको यहाँ भेज दो, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बता चुका हूँ। बेस सेम पावर है तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक रिलेशन ये होगी डियर स्टूडेंट, 1 2 3, 3 इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दी बोर्ड पे, तो ये 3 इक्वेशन होगी। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। इनके बारे में क्या क्या चेंजेस है, डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के आप सभी का कोर्स कंप्लीट हम कर दें, क्लास 11th और 12th का। जैसे भी रिक्वायरमेंट हो गया आप सभी कमेंट जरूर करें, अपना सहयोग करें, अपने सजेशन दें इस वीडियो के रिगार्डिंग, ताकि हम और अच्छा कंटेंट है और अच्छी आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो देखिए सिलेबस, फिर हम वर्क डमी केस करेंगे। जरूरी नहीं होता है एक बार में सबको क्लियर हो जाए, 1-2 बार वीडियो को जरूर देखें तो उससे आपको क्लियर जरूर हो जाता है, इस बात की गारंटी। फिर भी कोई न्यूमेरिकल रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर जो होता है वो मेरा अवेलेबल है 9034262380। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी क्यूरी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं चेक कर लूंगा और आपको जो भी है आंसर मैं बता दूंगा। आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल ऑपरेशन, एक साइड में लिखा आइसोथर्मल और एक साइड में लिखा एडियाबैटिक। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं क्या क्या डिफरेंस होंगे। तो वीडियो पॉज करके आप जरूर करना। नंबर 1, इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट, और इस केस में क्या होगा, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस यही देना कि इस केस में हीट कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर। नंबर 2 ये देंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। नंबर 3 इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस केस में क्या होगा, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी बताया था आपको, गामा विद स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एयर। नेक्स्ट नंबर 4, इस केस में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें, फॉर्मूला होता है आपके पास dq इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी, एस एम डी टी। तो s इज इक्वल टू होगा डी स्टूडेंट dq डिवाइड बाई में एस एम, dq डिवाइड बाई में m इंटू डी टी। दोनों में सेम रहेगा फॉर्मूला। तो बट यहाँ डेल्टा टी 0 है, मतलब डी टी 0 है, समथिंग बाई 0 आप सभी को पता है इनफाइनाइट, और इस केस में क्या है, dq 0 है, तो यहाँ पर s क्या होगा, दैट इज 0, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
याद रह जाएगी आपको, मतलब एक दो बार अगर आप इसका यूज करेंगे तो बिल्कुल आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, वॉल क्या होंगे इस केस में, कंडक्टिंग होगी, यहाँ नॉन कंडक्टिंग होगी, ऐसे डिफरेंस बता सकते हैं। स्लोप के बारे में मैंने नहीं बताया, अदरवाइज स्लोप का एक हो जाता है कि स्लोप होता है आइसोथर्मल एक केस में dp/dv, वो आपके पास होता है -p/v, वो भी एक इसका डिफरेंस है। यहाँ जो स्लोप होता है dp/dv दैट इज -γ-p/v। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्लोप के बारे में। स्लोप जो है इन केस ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, तो किस टाइप से होगा, देखिए सिलेबस। स्लोप इन केस ऑफ आइसोथर्मल अगर हम बात करें, इन केस ऑफ आइसोथर्मल जो स्लोप होगा उसकी इक्वेशन से ही हम डिराइव करेंगे। ओके, इक्वेशन क्या थी इन केस ऑफ स्लोप, आइसोथर्मल के केस में जो आपके पास इक्वेशन थी, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल ऑपरेशन इसको बोले, आइसोथर्मल ऑपरेशन। आइसोथर्मल ऑपरेशन में जो इक्वेशन थी डियर स्टूडेंट्स वो थी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज करना बताया था मैंने, P एज इट इज डिफरेंशिएशन V का प्लस V एज इट इज डिफरेंशिएशन P, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट 0। P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहां तक हो गया है। आगे देखिए बस, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, तो इस टाइप से हम डिफरेंशिएशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए बस होगा क्या, पी डी वी एक साइड है, वी डी पी को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो विद नेगेटिव साइन माइनस वी डी पी, यहां से हमें निकालना होता है dp/dv, तो dp/dv इसको इस साइड ले जाके डिवाइड किया, इसको इस साइड क्या है -p/v। ठीक है, तो ये हमारे पास आया स्लोप इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप मीन्स एक टाइप से अगर बात करें टेंजेंट जो होता है टेंजेंट थीटा, तो ये आएगा स्लोप किस केस में, आइसोथर्मल ऑपरेशन -p/v। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, एडियाबैटिक चेंज या एडियाबैटिक ऑपरेशन। आपको इक्वेशन याद रखनी है डियर स्टूडेंट, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे डिफरेंशिएशन के रूल बताए थे, अगर आपको नहीं पता तो मैथमेटिकल टूल्स बाय शर्मा सर आप सर्च करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगी वीडियो कंप्लीट। स्टार्टिंग में हमने बात की थी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, P एज इट इज V की पावर गामा है, पहले पावर का हिसाब करते हैं, गामा V की पावर एक कम, फिर V का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप हमें निकालना है dp/dv, जिसको निकालना है उसको एक साइड रखते हैं, V की पावर गामा dp एक साइड है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस गामा p v की पावर गामा -1 dv। अगेन वही काम, dv को यहां लेकर आएंगे, v की पावर गामा को यहां, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, dp बाय में dv दैट इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा -1 डिवाइड बाय v की पावर गामा। कोई पावर नीचे है ऊपर जाएगी तो विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, माइनस गामा p v की पावर -1 मीन्स माइनस गामा p/v। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो स्लोप है, स्लोप एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स स्लोप isothermal। okay, you can simply compare these two equations 1 and 2, you will get the result। ये तो था स्लोप के बारे में। अब हम बात करेंगे अबाउट द वर्क डन, कि वर्क डन कैसे होगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना ताकि आपको फुल मार्क्स जो है क्लास 11th के अंदर फुल मार्क्स मिले, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सिलेबस, पहले हम बात करेंगे वर्क डन इन एन आइसोथर्मल ऑपरेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की हम बात करेंगे।
देखिए बस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंशन का केस करेंगे। इन केस ऑफ कंप्रेशन विद नेगेटिव साइन आ जाता है, बताऊंगा मैं आपको कैसे होगा। तो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। एक्सपेंशन के केस में ये आपके पास देखिए बस ये कोई सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ओके। वॉल कंडक्टिंग आप सभी को पता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम कर रहे हैं ताकि हीट एक्सचेंज करे। यहाँ जो गैस है, ठीक है, इनिशियली प्रेशर P1 V1 एंड T हम लेंगे। जैसे एक्सपेंड होगी, ठीक है, इसके अंदर चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा आपको लिखना क्या क्या है। कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन एन कंटेनर P1 V1 and T with the initial pressure, volume and the temperature. After expansion, volume becomes V2 and pressure becomes P2. Okay? ये सब चीजें हम लोगों को लिखनी है। वॉल्यूम V2 हुआ है और प्रेशर जो है P2 हुआ है, ये सब चेंज। और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। व्हाई we take temperature as a fixed quantity? Because in case of isothermal we know that temperature of the system remains constant, whereas we can say the heat will exchange due to the conducting wall of the container. Okay? तो इतना सब लिखने के बाद हमें लिखना वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हम पहले से ही जानते हैं। ओके, लिटिल डिस्प्लेस होगा यहाँ से, इसकी वजह से होगा क्या, फोर्स किसकी वजह से लगेगा, गैस के पार्टिकल के प्रेशर की वजह से। तो फोर्स और प्रेशर में एक रिलेशन होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट हम सभी को पता है वॉल्यूम होता है। स्मॉल चेंज के लिए हमने डीवी यहाँ यूज किया हुआ है। तो वर्क डन ये हुआ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल होगा, हम सभी जानते हैं एंटी होता है। यहां बचेगा P इंटू डी। अब V1 V2 लिमिट किसके अकॉर्डिंग होगा, जो वेरिएबल होगा। यहाँ देखो D किसके आगे, V के आगे, बट P को बाहर नहीं लिखना, ऐसे लिख देंगे P dV V1 से V2। दिस इज नॉट राइट। ओके, क्यों राइट नहीं है, इसलिए मैं बता दूं आपको, इसलिए राइट नहीं है क्योंकि P इज ए फंक्शन ऑफ V। ओके, बाय द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन की हेल्प से हम बोल सकते हैं P इज नॉट कांस्टेंट हियर, P इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो यहां से P इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए बस हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, यहाँ V1 से V2 वॉल्यूम का चेंज है। P इज इक्वल टू nRT बाय में V इंटू डी। nRT बाहर कांस्टेंट है, वॉल्यूम V1 से V2। यहां क्या है हमारे पास, dV बाय में V। इंटीग्रेशन का बिल्कुल अच्छा सा फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो होता है nRT। ये आपके पास क्या बनेगा, log ln, ठीक है, log ln, log बेस E है V1 से V2। अब ये जो लिमिट पुट होगी ना, कंप्लीट इसके अंदर पुट होगी, थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। nRT अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये फॉर्मूला पता है log m माइनस log n का, जो हमें पता है वो क्या होता है, log बेस V2 बाय में V1। नेचुरल बेस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स को, 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय V1। ये आपके पास फाइनल होगा इन केस ऑफ वर्क डन। अगर वो पूछे प्रेशर के रिगार्डिंग बताओ, तो डियर स्टूडेंट प्रेशर के रिगार्डिंग क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। ये इक्वेशन जस्ट हम लोगों को पुट कर देनी है। ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है इसके अंदर इन केस ऑफ प्रेशर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 2.303 nRT log बेस 10 P1 by P2, not P2 by P1. Here P1 by P2. T be the temperature in Kelvin, N be the number of mole, R be the gas constant value 8.314 joule
पर मोल पर केल्विन। ओके, वैल्यू गिवन होगी P1 P2 है V1 V2, तो उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में हम वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्रेशन में विद नेगेटिव साइन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन के केस में कि कंप्रेशन के केस में कैसे होगा। इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का केस किस टाइप से है, अब तक यही लिखना सेम। कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर हैविंग इनिशियल प्रेशर P1 V1 T1। अब T1 T2 आ जाएगा, पहले ओनली T था क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस थी। अब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा, यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा P dV, लिमिट भी सेम रहेगी V1 से V2। क्या सर लास्ट रिजल्ट भी सेम होगा? लास्ट सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ जो हम इक्वेशन करेंगे वो एडियाबेटिक ही करेंगे। इन वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देखिए बस पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ वैल्यू जैसे पुट करेंगे पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी की वैल्यू क्या आएगी V1 से V2 K डिवाइड बाय V की पावर गामा dV। के बाहर कोई पावर नीचे ऊपर ले आओ सबसे पहले, V1 से V2। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन करें इसका, इंटीग्रेशन क्या आएगा, उसके अंदर एक ऐड हो जाता है, वही नीचे एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, माइनस गामा प्लस 1 लिखो या 1 माइनस गामा, फिर पूरे में पुट होगा। अब क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू K 1 माइनस गामा बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई K with V2 as well as V1। okay, 1 divided by 1 minus gamma, that is equal to K into V2 1 minus gamma K into V1 1 minus gamma। अब अकॉर्डिंग टू सिंपलिसिटी K होगा क्या, P1 V1 गामा P2 V2 गामा, जो अभी तक किया है दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये K जो है इसकी वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, ये कहाँ पुट करेंगे जहां 2 है, ये कहां पुट करेंगे जहां 1 है। क्या होगा 1 माइनस गामा P2 V2 गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा। वी हैव टू सिंपली पुट दिस इक्वेशन इनटू अबव इक्वेशन, माइनस P1 V1 गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा, बेस सेम पावर एड, क्या आएगा फाइनल रिजल्ट 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। अब देखिए PV इज इक्वल टू क्या होता था, NRT, पुट करेंगे P1 V1 है तो NRT1 लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे NRT2 माइनस NRT1। ये होगा डी स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट। कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, NRT2 माइनस T1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। गामा जो है मोनो के लिए तो होगा 3/2 और डाई के लिए होगा 5/2। ये वैसे हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मोनो डाई, डायटोमिक मोनोटोमिक। ओके, तो ये वर्डन का केस हमारा कंप्लीट हुआ। इन केस ऑफ एक्सपेंशन, कंप्रेशन में वही नेगेटिव साइन फिर से आ जाएगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वर्डन के बारे में बात की, इस लॉ के रिगार्डिंग बात की। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस एक वीडियो में आपकी कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को नहीं आएगी। अब देखिए से बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को दी जाएगी वो क्या क्या काम करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और वर्क किया जाता है वहां पे DW। DQ क्या है, small change in heat energy that is given to the system। DU be the internal energy, small change in internal energy।
dW विद द स्मॉल चेंज इन वर्क डन। अब होगा क्या, हीट किसी सिस्टम को, ये कोई सिस्टम है सपोज, अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाएगी, सिस्टम को हीट अगर दी जाएगी तो हम लेंगे पॉजिटिव। इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन टेक इट पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट अगर सिस्टम से ली जाएगी, इन दैट केस इट इज टेकन एज नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल है, नो प्रॉब्लम। इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम तो इंटरनल एनर्जी कम। ओके, आप कमेंट जरूर करें, उत्साह बढ़ाएं कि हाँ सर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ हम सीख रहे हैं। dW विद अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन यहाँ केमिस्ट्री में थोड़ा अलग होता है, फिजिक्स में अलग। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ये थी साइन कन्वेंशन जो हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ, यूज करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में बताओ सिलेबस क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, सेम, टेम्परेचर सेम तो क्या होगा, यू सेम, यू सेम होगा तो क्या होगा, du जीरो, du जीरो तो dq इज इक्वल टू dw। सेकेंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होगा, q सेम, कोई चेंज नहीं होगा, dq जीरो, देन जीरो इज इक्वल टू du प्लस dw, ये होगा du इज इक्वल टू माइनस dw। नंबर 3 आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा, dv जीरो, सेम मीन्स अगर चेंज करेंगे इनिशियल और फाइनल सेम होंगे तो उसका चेंज क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, क्यों, वर्क डन क्या होता है, p dv, dq इज सिंपली इक्वल टू du। ओके, अगर हम बात करें इन केस ऑफ आइसोबैरिक तो हम सिंपल लिखेंगे dq इज इक्वल टू du प्लस p vf माइनस vi। ओके, इस टाइप से लिखेंगे। इन केस ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, इन केस ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में जो होता है वॉल्यूम का चेंज जो होता है, मेल्टिंग प्रोसेस वॉल्यूम का चेंज बिल्कुल ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। तो dq जो होता है दैट इज इक्वल टू du प्लस dw जीरो है, और यहाँ पे जो dq दैट इज इक्वल टू m इंटू एल। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एक और प्रोसेस अगर हम बात करें इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है डी स्टूडेंट, साइक्लिक मीन्स आफ्टर मेनी साइकिल टेम्परेचर रिमेन्स सेम, टेम्परेचर चेंज होगा नो डाउट, T1 से T2, T2 से T3, दोबारा से T1 पे आ जाएगा, मीन्स टेम्परेचर पहले भी वही है बाद में भी वही है, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर जीरो, इट मीन्स du जीरो, दोबारा से वही इक्वेशन आ जाएगी dq इज इक्वल टू dw। ठीक है, तो इस टाइप से हम बता सकते हैं इन सभी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि CP/CV से कैसे ज्यादा होती है, किस प्रकार से होती है, तो इसके बारे में हम अभी करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वाई CP इज ग्रेटर देन CV, CP/CV से कैसे ज्यादा होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर वर्क डन इन एन साइक्लिक प्रोसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए शाबाश, वाई CP इज ग्रेटर देन CV, CP इज ग्रेटर देन CV, ये एक्सप्लेन करना है, इसको बोलते हैं मेयर फॉर्मूला या मेयर रिलेशन। जो अभी इसका डेरिवेशन करेंगे, सबसे पहले तो क्या है यहाँ पर एट ए कांस्टेंट प्रेशर, या हम बोल सकते हैं एट बोथ सिस्टम, इन दोनों के दोनों जो केसेस हैं CP और CV का, इन दोनों केसेस में सेम चेंज टेम्परेचर का, सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये कंडीशन है, सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर।
दोनों को जो टेम्परेचर है उनका चेंज जो है दोनों केस में से कंडीशन नंबर 1 इन केस ऑफ सीवी, तो हम इसको दो केस में करेंगे, केस 1 केस 2। ओके, ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V जो है कांस्टेंट है। सेकंड केस में क्या है, प्रेशर जो है कांस्टेंट है। अब क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट दी dQ दैट इज इक्वल टू du प्लस dW। बट जो du होता है इसका हमें पता है dW का फॉर्मूला क्या होता है, PdV, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज वॉल्यूम का 0, तो यहां से सिंपली dQ इज इक्वल टू du, यही होगा। ओके, इसके अंदर तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, dQ इज इक्वल टू du। किस पे बात करें हम, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रोसेस हुई वो इस टाइप से हुई, dQ इज इक्वल टू du यहाँ पे। और dQ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी स्टूडेंट, dQ का जो फॉर्मूला आता है SM डेल्टा T जो हम यूज करते हैं, यहाँ से dQ का जो फॉर्मूला N इंटू CV इंटू में चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T या dt हम यूज करेंगे, dQ इज इक्वल टू NCV dt एंड दैट इज इक्वल टू du। फर्स्ट इक्वेशन। यहां से एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का चेंज dQ डैश du डैश प्लस dW डैश। कांस्टेंट प्रेशर है तो यहां पर कोई चेंज नहीं होने वाला, P इंटू में dV होगा, बिल्कुल होगा। du डैश को हम du लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो टेम्परेचर का चेंज है वो क्या है, सेम है। सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी दोनों केसेस में क्या होगी, सेम। बट यहाँ जो हीट दी है किस पे दी है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो NCP dt वो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1 इन दिस क्या लिखेंगे, NCV dt प्लस PD। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा, CP माइनस CV इंटू dt इज इक्वल टू P इंटू डी। कुछ इक्वेशन आ चुकी है, यहां से देखेंगे डे स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, P एज इट इज, V का डिफरेंशिएशन, V एज इट इज, P का डिफरेंशिएशन, nRDT। बट एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज 0, PdV सिंपली इज इक्वल टू nRDT। तो आप ये इक्वेशन यहाँ यूज करेंगे तो क्या आएगा, CP माइनस CV n dt इज इक्वल टू n इंटू R इंटू dt, dt से dt, n से n, तो आपके पास फाइनल जो रिलेशन थी CP माइनस CV इज इक्वल टू R। मीन्स आपके पास क्या हुआ यहाँ से, जो CP है वो CV से कितना ज्यादा, R ज्यादा। ओके, और इनकी जो रिलेशन होती है वो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने, गामा इज इक्वल टू CP बाई CV। C क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स CV क्या काम करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, CP क्या करती है, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाती है, साथ में एडिशनल क्या करते हैं, वर्क भी करती है। दैट्स व्हाई CP इज ग्रेटर देन CV। ओके, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन, व्हाई CP इज ग्रेटर देन CV। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए सच टाइप ऑफ इंजन दैट विल कन्वर्ट द हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। मतलब 100% एफिशिएंसी दे, 1 एफिशिएंसी हो, तो उस इंजन को जो है, ऐसे इंजन जो है इम्पॉसिबल है विदाउट एन एक्सटर्नल सप्लाई हम बोले, या हीट विल फ्लो फ्रॉम लो बॉडी टू लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। इन केस ऑफ आइडियल इंजन हम मानते कि एफिशिएंसी 1% है, 100% है, सिंपली 1 हम उसको डिनोट करते हैं इन केस ऑफ आइडियल इंजन, बट आइडियल इज नॉट पॉसिबल इन दिस रियल लाइफ। ओके, तो यहां से मैं वर्क डन का बता दूं एक बार। PV जो डायग्राम होता है उसके अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये यहां से आता है, हमसे पूछा जाए कि हाँ इसका वर्क डन क्या होगा, अगर एरो इस साइड में है तो इसके नीचे जो है पॉजिटिव वर्क होगा। PV डायग्राम में उसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द PV ग्राफ इज सिंपली वर्क डन। किस केस में पॉजिटिव, ये कोई साइकिल है सपोज ऐसे, यहाँ P है, ये V है, ऐसे,
यहाँ तो वर्क होगा नहीं इस पे, क्यों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव। कंप्लीट अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क डन हमेशा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। ध्यान से समझ लेना चाहिए बस, क्लॉकवाइज के लिए वर्क पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। ये आपको ये जो चीजें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा मेयर्स फॉर्मूला जो था रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो इस टाइप से आप बताओगे एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ इज रिप्रेजेंट सिंपली द एरिया। एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से हम निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए रिगार्डिंग एरिया, you can send me the problem on my WhatsApp number 9034262380। अब हम बात करते हैं हीट इंजन और हीट पंप, मीन्स दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। एक एंट्रोपी भी आता है। एंट्रोपी क्या होता है, ds से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू dq/t। होता है कि एंट्रोपी, आपको ध्यान रखना है, एंट्रोपी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये हमेशा ही बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। किस केस में इंक्रीज होगी, इरिवर्सिबल, आई से इरिवर्सिबल, आई से इंक्रीज। इन केस ऑफ रिवर्सिबल इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आज के टाइम पे इसको हटा दिया गया क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर डाल दिया गया इसको, ओके। अब हम बात करते हैं सिंपली हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होगा, ये आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ सोर्स है, यहाँ देखिए सोर्स इज एट हाई टेम्परेचर T1, Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ली जाएगी, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की जाएगी टू द सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2। वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज टेकन एज पॉजिटिव बाय द सिस्टम, ठीक है। यही लिखना है कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक and work is done by the working substance here, so work done is equal to। इस केस में होता क्या है, यहाँ पे काफी ज्यादा साइकिल होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या चीज कॉमन थी, टेम्परेचर जो था फाइनली वही आ जाएगा जो पहले है, मीन्स जो टेम्परेचर का चेंज है वो 0, या फिर इंटरनल एनर्जी बोले वो क्या होगी 0। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अगर du 0 है तो हम सिंपली लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू dw। dq क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट जितने ली है, जितना वर्क किया, फिर ये जो बची हुई थी उसको रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। अगर ये पूछे कि यूजफुल अमाउंट ऑफ हीट, तो यूजफुल इतनी Q1 ली थी, Q2 रिजेक्ट कर दी, तो यूजफुल अमाउंट ऑफ हीट, यूजफुल सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। कई बार जब आप क्वेश्चन करते हो तो एवरेज पावर पूछ लेता हो, तो पावर का मतलब कुछ नहीं डियर स्टूडेंट, वर्क डन पर सेकंड का मतलब मींस जूल पर सेकंड क्या होगा, आपके पास पावर ही होता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। जूल पर सेकंड पूछ लेता है, नो प्रॉब्लम, पावर ही निकल जाती है जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट वाट होती है तो वही यूनिट आ जाती है जूल पर सेकंड, जैसे हम करते हैं। तो ये था अबाउट हीट इंजन। और यहाँ एफिशिएंसी के लिए नीटा यूज करते हैं। नीटा इज इक्वल टू वर्क डन बाय में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय में Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। नेक्स्ट लास्ट कार्नोट साइकिल से हम निकालेंगे कि Q2 बाई Q1 जो है T2 बाई T1 के इक्वल होती है, तो वहां से भी रिलेशन निकाली जा सकती है। तो ये था अबाउट हीट इंजन। अब हम बात करते हैं अबाउट हीट पंप। हीट पंप क्या है, इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। वो क्या करता है, वो जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये क्या करता है, जो आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है लाइक सिंक, जो एट लो टेम्परेचर T2 पे है, लो टेम्परेचर T2, यहां से हीट लेता है इसमें से, ओके, उसको कूल डाउन करता है, उसको ठंडा करता है, और वो जो हीट है वो सराउंडिंग जो सिंक है, सराउंडिंग है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, सोर्स जो हाई टेम्परेचर T1 पे है उसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है। बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, किसने किया वर्क किया, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आउटसाइड है उसने, इलेक्ट्रिक सप्लाई, पावर सप्लाई जिसको बोल सकते हैं,
ठीक है। तो ये काम इसके अंदर होता है। जो भी स्पेसिमेन रखा जाता है, वाटर है, फूड स्टफ है, उसको कूल डाउन करता है, उसकी हीट ले लेता है Q2 एट लो टेम्परेचर T2 और क्या कर देता है, एक्सटर्नल जो सराउंडिंग उसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देता है। वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम है, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, सेम काम होता है। वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम है dq is equal to du plus dw. In that case du also 0. dq is equal to q2 minus q1, but dw is taken as negative. Why? Because on the system we take negative sign, negative. Work done is equal to q1 minus q2. अब होता क्या है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, जैसे वहां नीटा था यहाँ बीटा लिखते हैं। वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिंक, या फिर ये बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, मतलब इसने तो रिजेक्ट की है और वर्किंग सब्सटेंस ने उस हीट को लिया है। तो सेंस समझना थोड़ी सी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिंक टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो वर्क डन होगा तो रिजेक्टेड हीट कितनी है Q2, वर्क कितना है Q1 माइनस Q2। तो ये इसके रिलेशन है, ठीक है। ऊपर नीचे हम इसको Q1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, Q1 Q1 Q1। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ बनेगा Q2 बाई में Q1, और Q2 बाई Q1 है क्या, यहाँ से देखोगे तो Q2 बाई Q1 को इस साइड लाएंगे, नीटा आपके पास है 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो Q2 बाई Q1 क्या होगा आपके पास 1 माइनस नीटा। तो यहाँ सिंपली आप इक्वेशन को पुट करोगे तो 1 माइनस नीटा डिवाइड बाय में 1 माइनस, सिंपल रिलेशन बिटवीन बीटा एंड नीटा, बीटा विद द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड नीटा विद द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस, कितने प्रोसेस है, कितने साइकिल से होकर गुजरती है कोई भी रिएक्शन, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये देखिए शाबाश। अब हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअली में क्या होता है, 4 स्टेप में से होकर गुजरती है। P है, V है, यहां से ऐसे, ग्राफ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही होता है, यानी कि सर अपनी मर्जी से ही बना सकते क्या है, ऐसे ड्राइंग नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ABCD, P1 V1 T1, P2 V2 T2, T1 सॉरी आइसोथर्मल है, P3 V3 T2, P4 V4 T4 T2। टेम्परेचर को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 प्रोसेस ऐसे होके गुजरेगी। मैं लिख देता हूँ अभी। A से B जो है वो है दैट इज योर आइसोथर्मल एक्सपेंशन IA। ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन को ई से लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। एक्सपेंशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन कंप्रेशन, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, एक के बाद एक रिपीट है। होगा क्या पूरा इसके अंदर वो हम बता देता हूँ। यहाँ आपके पास परफेक्ट गैस ली गई इस कंटेनर के अंदर, जिसके जो साइड है ये तो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग साइड, बट दिस साइड इज इंसुलेटिंग, ठीक है। दिस साइड इज सॉरी इंसुलेटिंग, दिस साइड इज कंडक्टिंग। यहाँ 3 सिस्टम दिए गए हैं, एक तो है सोर्स, एक आपके पास इंसुलेटिंग पैड, एक है सिंक। खास बात क्या है वो समझना चाहिए बस। सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1 है, सिंक इज एट लो टेम्परेचर T2। जैसे ही इसको आइडियल जो हम लेके चले हैं, परफेक्ट गैसेस जो लेके चले हैं, सोर्स के ऊपर रखेंगे तो इसकी खास बात ये कि सोर्स से हम जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहे उतना अमाउंट ऑफ हीट ले सकते हैं। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन फ्रॉम द सोर्स, एंड इन केस ऑफ सिंक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिंक। जैसे शादी में चले जाते हैं ना, खाने के लिए आपके कोई पाबंदी नहीं होती, ऐसा ही काम होता है सोर्स के केस में, जितना अमाउंट ऑफ हीट हम चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। और डस्टबिन जैसे होती है, कोई तो हम डस्टबिन का यूज करते हैं, वैसे फेंक देते हैं, तो कहीं फेंक दो,
वो सिंक का काम, लेकिन ऐसा काम हमें नहीं करना क्योंकि हम अच्छे स्टूडेंट हैं। ओके, तो इंसुलेटिंग पैड जैसे इसको सोर्स पे रखा जाएगा तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जाएगी बाय द सिस्टम एंड वंस इट इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग पैड पे रखेंगे तो पूरा सिस्टम इंसुलेट हो जाएगा, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जैसे मैं इसको सिंक के ऊपर रखूंगा तो सिंक पे रखने से क्या होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। ये पूरा प्रोसेस होगा। अब 4 साइकिल से होगी गुजरेगी प्रोसेस ए से बी। बताओ क्या बस ए से बी क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन हम सभी को पता है टेम्परेचर सेम रहता था। वर्क डन की एक इक्वेशन हमने निकाली थी, अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा क्या निकाली थी, मैं बता देता हूँ। W1 क्या थी, NR 2.303 nRT log base 10 V2 by V1। तो ये वर्क डन आता है फर्स्ट केस में। मीन्स इस केस में क्या हुआ, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई, और क्या हुआ है, एरिया अंडर पीवी कर्व जो होगा, एरिया कौन सा, इसके नीचे जितना भी, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसके नीचे जितना भी जो भी पॉइंट है K L M N, तो एरिया A B M K A, जहां से स्टार्ट किया वही फिनिश, A B N A B सॉरी M A B M K E। तो ये इसका फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुई। B2C क्या है, एडियाबैटिक। B2C क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में हमें पता है फॉर्मूला क्या आता था, NR जिस भी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था, NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। ये रिजल्ट आया था। इसमें भी एरिया कौन सा होगा, ये होगा डी स्टूडेंट BCNMB लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। इसमें कोई अमाउंट ऑफ हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा, जैसे यहाँ रखेंगे तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। वैसे ही पता है डियाबेटिक में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। C2D ये नेगेटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्रेशन का केस है। और फॉर्मूला क्या आएगा, 2.303 nRT2 log base 10 V4 by V3, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि कंप्रेशन का केस है। D2A क्या होगा, वर्क डन जो बिल्कुल सेम यहाँ निकाला है, सेम वही वर्क डन NR विद नेगेटिव साइन T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। नेट वर्क डन जैसे आप ऐड करोगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो ये W3 और W4 नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि कंप्रेशन का केस इस केस में, और W4 W2 और 4 बिल्कुल सिमिलर है, तो वर्क डन ओनली 1 और 3 की वजह से होगा, ठीक है। इस केस में जो नीटा आएगा वो सिमिलर जो अभी हीट इंजन किया था वही आएगा, लेकिन इसको 1 माइनस T2 बाई T1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। ऐसा क्यों लिखा जाता है कि 1 Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, अभी पता लग जाएगा उस लॉजिक का, वो रीजन भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए से बस फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या रिजल्ट होता है इसमें, हम सभी को पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सेकंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा। नंबर 2 नेक्स्ट क्या है, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। नंबर 3 इक्वेशन आप लिख लेना जैसे भी उसके अकॉर्डिंग, वो स्टार्टिंग से मानते आ रहे हो तो ऐसा और कोई नाम दे सकते हो, वो कोई खास बात नहीं है। P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, क्या होगा, P1 V1 P2 V2 गामा, सॉरी यहाँ लिख दिया गया, मल्टीप्लाई करते सॉरी बोलो, P2 V2 P3 V3 P4 V4 गामा इज इक्वल टू P2 V2 P3 V3 गामा P4 V4 P1 V1 गामा, P1 P2 P3 P4 P3 P4, ठीक है। अब जो गामा नहीं है उसको दूसरी साइड भेजो,
ऐसे क्या होगा यहाँ से V2 और यहाँ ये V2, तो V2 की पावर गामा -1, V4 गामा है और यहाँ पे V4 है, तो V4 की पावर गामा -1। ये यहाँ से देखोगे तो V3 की पावर गामा है, इस साइड V3 है तो एक पावर माइनस, ऐसे V1 की पावर माइनस। यहाँ से क्या बनेगा V2 V4 पूरे की पावर गामा -1, यहाँ क्या बनेगा आपके पास गामा -1 V3 V1 पूरे की पावर गामा -1, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट देंगे V2 V4, मतलब V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4, सेम रिजल्ट देंगे इस टाइप से। तो यही सेम केस था। अगर हम बात करें वर्क डन फर्स्ट केस में क्या था, इसमें nRT1 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना, लॉग बेस ई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे V2 बाई V1, और यहाँ पे क्या था nRT2 लॉग बेस ई, नेगेटिव साइन को अरेंज करके मैं अंदर लिख रहा हूँ V3 बाई V4। इसको जब इसे डिवाइड करेंगे, ये क्या आपके पास Q1, ये क्या है Q2, तो Q2 बाई Q1 करेंगे तो सारा ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है यहाँ से। तो सिंपल क्या बचेगा Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये समझ में आ गया कैसे हुआ। V4 बाई V3 था, यहाँ नेगेटिव साइन वहां लेके जाते हैं ना, पावर को रिवर्स कर देता है। -1 log x को हम ऐसा लिखते हैं log 1 बाई x, पावर को माइनस कर देता है। तो ये था कंप्लीट इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी मेहनत है, कंप्लीट चैप्टर का जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है, इसको जितना शेयर कर सकते जितना मैक्सिमम उतना शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।